हाय एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, ये हमारे सिलेबस में जो है 4th यूनिट है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसमें देखिए, सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। सो नोट्स लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको इसी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले आपके पास देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, ये आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर दिया हुआ है। फ्लक्स के बारे में मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर डिटेल से बता चुकी हूँ क्या होता है। सो मान लीजिए आपको यहाँ पर देखिए कोई सरफेस दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमने एक सरफेस लिया है और इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया गया है, रख दिया गया है। लेकिन एज यू कैन सी कि यहाँ पर जो एरिया हमने लिया है ये वाला, इस एरिया के परपेंडिकुलर जो इसका नॉर्मल है, मतलब इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पर बनाया हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसके साथ इसका जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसे हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे और इस फाई का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो कितना हो जाएगा, बी ए कोस थीटा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फॉर्मूला लिखा था ई ए कॉस थीटा, वैसे यहाँ पर है बी ए कॉस थीटा। ओके, ये जो फ्लक्स लिंकेज है, यहाँ पर फ्लक्स का कई बार डायमेंशन पूछ लिया जाता है, तो आप इस फ्लक्स का डायमेंशन याद रखिएगा। क्यों, हमने देखा है कि फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास इसे एफ अपॉन आई एल कैसे लिखा, क्योंकि हमने देखा था कि जो फोर्स लग रहा था उसका फॉर्मूला कितना था, आई एल बी। ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने देखा था एम्पियर फोर्स के अंदर। यहाँ से इन्होंने बी की डायमेंशन जो है वो एफ अपॉन आई एल लिया है और एरिया को एल स्क्वायर के उस पर किया है, ठीक है। ये हमने देखा था यहाँ पे आई एल बी साइन थीटा। तो फाई की अगर डायमेंशन लिखेंगे तो आपके पास ये जो है फाई की डायमेंशन यानी फ्लक्स की डायमेंशन यहाँ पर आ जाएगी। फोर्स की आपको पता होती है, करंट की आपको पता होती है, लेंथ को आपको पता होती है। यूनिट यहाँ पर लिखी हुई है, ये यूनिट आपको ध्यान रखनी है। नॉर्मली जो फ्लक्स होता है वो हमें वेबर में ही दिया जाता है और जो वेबर होता है वो आपका जूल पर एम्पियर के अंदर होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास जो ये है मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं कि बी जो होती है वो जाहिर सी बात है फाई अपॉन एरिया हो गया, क्योंकि फाई की वैल्यू कितनी आ रही है, बी इंटू ए आ रही है, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, फाई अपॉन ए। तो फाई हमारा किस में है, वेबर में है, और एरिया हमारा कितना होता है, मीटर स्क्वायर में। तो अगर फाई अपॉन एरिया है या वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर है तो वो किसकी यूनिट आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की आएगी, यानी कि टेस्ला की आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ये यूनिट आपको ध्यान रखनी है। मिनिमम और मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, वो जाहिर सी बात है कि कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि जब थीटा 0 होगा तो कॉस थीटा मैक्सिमम होगा और फाई मैक्सिमम आपको निकलेगा। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हो गई, क्योंकि इसमें बी की जो डायरेक्शन है वही देख सकते हैं आप, ए की डायरेक्शन है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 0 डिग्री आ रही है। और मिनिमम आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब थीटा 90 है, नो फ्लक्स विल पास। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में है और एरिया वर्टिकल है, तो फाई की वैल्यू थीटा वैल्यू आपके पास 90 हो गई, कॉस थीटा मिनिमम 0 हो जाएगा और फाई आपके पास फ्लक्स मतलब कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए एग्जाम्पल, एट अ गिवन प्लेन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे काफी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। एट अ गिवन प्लेन horizontal and vertical component of Earth's magnetic field BH and BV are along X and Y axis respectively। इस लाइन का पहले मतलब समझिए। हमारे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो BH है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स में। तो ये डायग्राम देखिए, ये रहा एक्स एक्सिस है, तो इस डायरेक्शन में कौन सा लिया है, BH लिया है। और वाई एक्सिस में आपके पास कितना लिया है, BV लिया है, V फॉर वर्टिकल, ये वाई में लिया है। बट ध्यान रहे वाई एक्सिस ऊपर की तरफ जा रही है, जबकि जो BV है उसको कहां पर लिया हुआ डायग्राम में, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई में लिया है आपने BV को, और BH को लिया है पॉजिटिव X में। What is the total flux of Earth's magnetic field associated with an area? एक एरिया से हमें फ्लक्स निकालना है, लेकिन उस एरिया की जो ओरिएंटेशन है वो अलग अलग प्लेन में रखी गई है। तो सबसे पहले वो उसको रखा गया है XY प्लेन में, फिर उसको रखा है YZ प्लेन में, और फिर उसको रखा गया है ZX प्लेन में। तो सबसे पहले जब उसे XY प्लेन में रखेंगे तो आप खुद सोचिए, यहाँ पर देखिए
अगर कोई एरिया को एक्स वाई प्लेन में रखा जाए, कोई भी एरिया अगर एक्स वाई प्लेन में रखा जाए तो उसका एरिया वेक्टर हमेशा कौन सी डायरेक्शन में आएगा, जेड डायरेक्शन में आएगा। तो एरिया वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन आपको सबसे पहले निकालनी है, वो कौन सा हो गया, जेड हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर दो कंपोनेंट दिए हैं, तो जब बी वेक्टर आप बनाएंगे तो बी वेक्टर में आप क्या लिखेंगे, बी एच जो है ये कौन से डायरेक्शन में है, देखो प्लस एक्स डायरेक्शन में है, तो प्लस एक्स के लिए आप यहाँ पे आई कैप लिखेंगे। और जो बीवी है वो माइनस वाई में है, तो इसलिए माइनस का जे, ये तो आपका बी वेक्टर हो जाएगा। और जो एस वेक्टर है या एरिया वेक्टर है वो आपका कौन सी डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड उसका एस लेना है, लेकिन डायरेक्शन उसकी कौन सी लेनी है, के कैप में। अब यहाँ पर हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, बी डॉट एस, तो इन दोनों वेक्टर्स को आप डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए और आपको डॉट प्रोडक्ट करने से क्या मिलेगा, देखो ये देखिए। सो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल चुके हैं और फाई का फॉर्मूला ये होता है, तो जब एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया हमारा के कैप में होगा। और ये देखो इनको डॉट प्रोडक्ट किया है, हमें मिला है 0। तो जब वो एक्स वाई प्लेन में होगा तो कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा हमें। जब वो वाई जेड प्लेन में होगा तो जाहिर सी बात है वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होता है, एक्स होता है, तो एरिया आई कैप में होगा। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी सेम ही रहेगी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देखिए, आई कैप वाला आई कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी विल गेट बी एच मल्टीप्लाई बाय एस। सिमिलरली जेड एक्स प्लेन में लेंगे तो हमारा एरिया वेक्टर जे कैप में चला जाएगा और जे कैप के हिसाब से निकाले तो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव का मतलब सिर्फ इनवर्ड फ्लक्स होगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पे यहाँ का नेगेटिव का मतलब क्या लिया है, फ्लक्स इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड, पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड। अब देखो फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि आपने एनसीईआरटी की बुक्स में स्कूल में भी पढ़ा होगा। सो सिर्फ हमें उसके कंक्लूजन ध्यान रखने हैं क्योंकि फेराडे के एक्सपेरिमेंट से डायरेक्टली आपके पास पूछा जा सकता है, पिक्चर्स दी हुई होगी और आपसे पूछा जाएगा कि डिफ्लेक्शन किधर आएगा, तो इसलिए बस आपको ये फेराडे का एक्सपेरिमेंट और उसके कंक्लूजन याद रखने हैं। फेराडे परफॉर्म वेरियस एक्सपेरिमेंट टू डिस्कवर एंड अंडरस्टैंड द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली क्या होता है वो यहीं से हमें पता चलेगा, ये उसके पहले हमें थोड़े वो टर्म्स पता होने थे इसलिए हमने इनके बारे में देख लिया। तो यहाँ पर देखिए एज यू कैन सी आपको एक बार मैग्नेट दिखाई दे रहा होगा जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल है, और साथ में एक सर्किट दिखाई दे रहा होगा जिसमें सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर हमने लगाया है और एक कॉइल हमने लगाई है, ठीक है। इस कॉइल के पास में बार मैग्नेट को पास लेके आएंगे और दूर लेके जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, दो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, बार मैग्नेट को एक जगह रख के और कॉइल को भी उसके पास और दूर ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जब v इक्वल टू 0 होगा, फेराडे ने क्या ऑब्जर्व किया था कि जब बार मैग्नेट जो है वो वेलोसिटी उसकी 0 है, मतलब एक जगह रखा हुआ है, रेस्ट पे है, तो ये देखा कि यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया गैल्वेनोमीटर में, यानी कि सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हुई। सो व्हेन द मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी एनीवेयर नियर और इनसाइड द कॉइल द गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है अगर मैग्नेट एक जगह आपने पकड़ के रखा हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, इसका नॉर्थ पोल जो है वो आप कॉइल की तरफ लेके आते हो, है ना, नॉर्थ पोल जो है वो कॉइल की तरफ लेके आते हो, तो उस कंडीशन में आपके पास गैल्वेनोमीटर राइट साइड में डिफ्लेक्शन आता है, करंट फ्लो होती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, ठीक है। सो देखो नॉर्थ पोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, ये बाद में देखेंगे अपन ऐसा डिफ्लेक्शन इधर राइट में क्यों आया और लेफ्ट में क्यों आया, ये भी आ जाएगा लेंस लॉ पढ़ने के बाद, है ना। राइट टू द जीरो मार्क, जीरो मार्क के राइट साइड में चला गया एरो, ठीक है। अब जब इस नॉर्थ पोल को अगर पास लेके आ रहे हैं और डिफ्लेक्शन राइट में आ रहा है, तो जब इसका उल्टा करेंगे यानी नॉर्थ पोल को दूर लेके जाएंगे, मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे, तो जो डिफ्लेक्शन है वो पहले देखो राइट में जा रहा था, अब वो डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आ रहा है, मतलब करंट अभी भी फ्लो हो रही है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। सो ये ध्यान रखना, नॉर्थ पोल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन लेफ्ट टू द जीरो मार्क। अब यही एक्सपेरिमेंट अगर साउथ पोल के साथ रिपीट किया जाए तो बिल्कुल सिचुएशन जो नॉर्थ पोल की है उसके आपको अपोजिट करना है। इसका मतलब ये देखिए, इसका मतलब कैसे है, थोड़ा सा मैं कंपैरिजन बता देती हूँ, यहाँ से कंपेयर कीजिए, ये वाला और ये वाला कंपेयर कीजिए। इसमें आप नॉर्थ पोल को पास में ला रहे थे, नॉर्थ पोल को पास में लाने से अगर राइट साइड में डिफ्लेक्शन आ रहा था तो साउथ पोल को लाने से लेफ्ट में आना चाहिए। नॉर्थ पोल को पास में ले जाने से अगर राइट साइड में डिफ्लेक्शन आ रहा है तो साउथ पोल को पास में ले जाने से ऑपोजिट में डिफ्लेक्शन आना चाहिए। तो आपको केवल नॉर्थ के रिजल्ट याद रखने हैं, अगर साउथ के पूछा जाए तो बस नॉर्थ का ऑपोजिट कर देना।
सेम यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आपने स्पीड को डबल कर दिया तो जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा हो जाता है, मतलब एरो ऐसे जा रहा था इसी डायरेक्शन में ही जाएगा लेकिन और ज्यादा करंट दे देगा आपको। तो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज मोर व्हेन द मैग्नेट मूव्स फास्टर एंड लेस व्हेन द मैग्नेट मूव्स स्लो। अगर धीरे धीरे उसको ले जा रहे हो तो करंट कम आती है, ज्यादा स्पीड से ले गए उसी मैग्नेट को तो करंट सडनली ज्यादा बढ़ जाती है। कंक्लूजन क्या है, जस्ट एक बार रीड कर लेते हैं इसको कि हो क्या रहा है। सो एक्चुअल में रिलेटिव मोशन जब भी होती है कॉइल में और मैग्नेट में तो होता क्या है कि यहाँ पे आपने बार मैग्नेट रखा था, हमें पता है कि एन से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन निकल के एस की तरफ जाती है, ठीक है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें इस कॉइल को क्रॉस कर रही है। तो जब कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें निकलती है तो क्या निकल रहा है, फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स निकल रहा है। और हम जब उसको आगे पीछे ले जाते हैं तो ये नंबर ऑफ लाइंस जो है वो चेंज होती है तो फ्लक्स चेंज होता है, करेक्ट। जब फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। सर्किट में वोल्टेज आ जाता है और सर्किट में वोल्टेज आते ही उसकी वजह से क्या होने लग जाती है, करंट फ्लो होने लग जाती है। तो जब तक फ्लक्स में चेंज होता है तब तक ही ये होता है, क्योंकि हमने इसको रेस्ट पे करके देखा था, जब ये रेस्ट पे था तो कोई करंट नहीं आ रही थी, है ना। तो इसके लिए रिलेटिव मोशन जरूरी है। और रिलेटिव मोशन क्यों जरूरी है, क्योंकि तभी फ्लक्स चेंज होगा। आप एक जगह कांस्टेंट कर दोगे तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो जब तक रिलेटिव मोशन है तब तक हमें डिफ्लेक्शन मिलता है। तो देखो, द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर लास्ट एज लॉन्ग एज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल कंटिन्यूज। जब तक रिलेटिव मोशन है तब तक डिफ्लेक्शन मोशन है, जब रिलेटिव मोशन नहीं है डिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा। ओके, नाउ दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब आपको समझ में आ गया है कि यही इसका करंट का प्रोड्यूस होना, कि हमने सर्किट में कोई बैटरी नहीं लगाई फिर भी उसके अंदर करंट आ गया, तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है और उसकी वजह से करंट इंड्यूस हुई है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब फेराडे का लॉ क्या है ना। फेराडे ने ये कहा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कोइल में वो एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स कितना था, फाई था, इसका रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डी फाई बाई डी टी है, और नेगेटिव रेट ऑफ चेंज क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अगर मान लीजिए किसी को हमने ऐसी कोई ली थी तो इसमें कितने लूप आ रहे हैं, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप। तो अगर आपके पास n लूप होंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसका एरिया n टाइम्स हो गया है, क्योंकि उसमें फ्लक्स ज्यादा जाएगा अभी। Hence we see EMF may be induced in the following ways। अब ये देखो, ये बड़ा अच्छा है क्योंकि ये आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि फ्लक्स चेंज करने का हमारे पास तरीका क्या क्या है। क्योंकि हमने देखा कि फ्लक्स का फॉर्मूला आया था बी डॉट ए, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। कितने टर्म आ रहे हैं, तो अगर मुझे ये क्वांटिटी चेंज करनी है तो एक तरीका तो ये है मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, दूसरा तरीका ये है कि उसका एरिया चेंज कर दो, और तीसरा तरीका ये है कि थीटा चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में बनने वाला एंगल। तो ये देखिए यहाँ पे इस फर्स्ट वाले फिगर में मैग्नेटिक फील्ड बी है ना, और जैसे ही आपने सेकंड वाले डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज किया, बी प्राइम की वैल्यू पहले वाले से कम करते ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपने चेंज कर दी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा तो करंट। तो पहली पिक्चर में करंट नहीं है, लेकिन सेकेंड पिक्चर में करंट फ्लो आपके पास हो रही है। ओके, अब हमें देखना है कि आप डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ। देखो, लेंस ने ये कहा था, लेंस का लो आगे आएगा, चलो लेंस वाले में कर लेंगे, हम लेंस वाले में करेंगे कि इसमें करंट राइट हैंड साइड में ही क्यों हो, या फिर मैं एक बार के लिए भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक्चुअल में लेंस ने ये बोला था कि जिस रीजन की वजह से करंट जनरेट हुई है उसी रीजन को अपोज करती है ये करंट, उसी रीजन को अपोज करेगी। तो जब आप यहां से यहां आए तो आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड घटा दी, इसलिए अब करंट को पता चलेगा कि यार मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो इसको तो क्या करना है, अपोज करना है, तो ये बढ़ाने की कोशिश करेगी। अब आप ये लूप के अंदर अपनी दाएं हाथ की फिंगर्स को इस करंट के पीछे पीछे ले जाइए। क्या आपका अंगूठा स्क्रीन के अंदर जा रहा है,
राइट, अंदर जा रहा है। इसका मतलब ये जो करंट आई है, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर आएगी। तो ऑलरेडी स्क्रीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है ना, इसलिए ये करंट इधर फ्लो हुई थी, ताकि क्योंकि यहां से यहां आपने मैग्नेटिक फील्ड घटा दिया था, तो ये करंट उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देते तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होती, क्योंकि ये उसको घटाने की कोशिश करती अंदर की तरफ। तो स्क्रीन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, उसको बढ़ाने के लिए ये राइट हैंड साइड में फ्लो हो रही है। सेकेंड तरीका मैंने कहा था कि एरिया को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सर्कुलर शेप में है, दोनों साइड से लूप को पकड़ के खींच दिया गया है। जैसे ही यहाँ पर खींचा, इसका एरिया चेंज हो चुका है। इसका मैग्नेटिक फील्ड हमने चेंज नहीं की है, एरिया को यहाँ पे क्या किया गया है, चेंज किया गया है। तो एरिया को अगर घटाया गया है तो जाहिर सी बात है एरिया घटाओगे तो फ्लक्स घटेगा, और अगर फ्लक्स घटेगा तो करंट ऐसे बोलेगी कि नहीं नहीं मुझे तो फ्लक्स बढ़ाना है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए राइट हैंड साइड में फ्लो हो जाएगी। ये एरिया का हो गया। इसी तरह से हम थीटा एंगल को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सर्कुलर लूप लिया है और देखो उसको पकड़ के ऊपर से घुमा दिया गया है। तो जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते रहोगे तो इस टाइम पे एंगल, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है वो 90 डिग्री दिख रहा है, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस डायरेक्शन, इस कंडीशन में एरिया आपके पास थीटा 0 है। वाई? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी स्क्रीन के परपेंडिकुलर, और एट प्रेजेंट ये जो लूप है वो रखा हुआ है कौन से प्लेन में, स्क्रीन के प्लेन में रखा हुआ है। अगर ये स्क्रीन के प्लेन में रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर किधर हुआ, स्क्रीन के परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड भी स्क्रीन के परपेंडिकुलर। दोनों स्क्रीन के परपेंडिकुलर है तो थीटा 0 हो गया, फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। लेकिन इस सिचुएशन में एरिया वेक्टर बिल्कुल इधर चला गया और इस मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उसी डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में थीटा कितना हो गया, 90। तो दोनों थीटा से 0 से 90 आते ही आपने थीटा चेंज कर दिया, थीटा चेंज होते ही फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज होते ही करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो इस सिचुएशन में करंट फ्लो हो जाएगी। तो 3 तरह से हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। अब देखो लेंज लॉ आ गया, मैंने बताया था लेंज लॉ डायरेक्शन बताता है, ये है ना। डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं हम, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो induced current produces magnetic field which tend to oppose the change in magnetic flux that induces such current। ये कह रहा है कि करंट को जनरेट या इंड्यूस करने वाला जो फ्लक्स था, उस फ्लक्स में जो चेंज हो रहा था, ये करंट उस चेंज का विरोध करेगी। यानी कि शुरुआत में जो फ्लक्स है अगर वो घट रहा हो तो ये करंट ऐसे जनरेट होएगी कि ये उस फ्लक्स को बढ़ाए, और अगर वो फ्लक्स घट रहा हो, फ्लक्स बढ़ रहा हो, तो ये करंट ऐसे इंड्यूस होगी कि उसको घटाए। लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे तब और देखेंगे। आई होप लेंज लॉ केवल डायरेक्शन बताता है, फैराडे लॉ मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। सो डिफाइन अ पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर एरिया वेक्टर। इसको तरीका क्या है, देखो, टू इलस्ट्रेट लेंज लॉ हाउ इट्स वर्क्स, लेट्स कंसीडर अ कंडक्टिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, वी फॉलो द प्रोसीजर बिलो। इसको समझना कैसे आपको डायरेक्शन निकालनी है। तो एक लूप जो है वो सपोज कीजिए मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ओके, नाउ डिफाइन हमें सबसे पहले एरिया वेक्टर बताना है। ओके, नाउ हमें क्या करना है, बी और ए के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेना है और हमें फ्लक्स निकाल लेना है। फ्लक्स निकालने के बाद हमें क्या करना है, dB बाई dt की वैल्यू निकालनी है, उसको डिफरेंशिएट करके। अब हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन आते हैं। dB बाई dt की वैल्यू हमारे पास या तो पॉजिटिव आ सकती है, या नेगेटिव आ सकती है, या 0 आ सकती है। तो दिखती सी बात है, हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना था, माइनस का d अपॉन dt। तो सबसे पहले अगर देखिए d बाई dt पॉजिटिव हुआ, ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो इसके आगे नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके ईएमएफ कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये देखिए d बाई dt जब पॉजिटिव होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव होगा, और बिल्कुल उल्टा अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके ईएमएफ कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर ये नेगेटिव है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव, और अगर ये 0 है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 0। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए, ये 4th पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, बट अगर समझोगे तो नहीं लगेगा। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट यूजिंग राइट हैंड रूल, है ना। या तो वो तरीका है हमें पता ही है, वो आप देख लीजिए। दूसरा तरीका है विद योर थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए, एरिया की डायरेक्शन में हमें अपना थंब रखना है। कर्ल द फिंगर अराउंड द क्लोज लूप, आपके फिंगर लूप की तरफ जाएगी, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट सेम उसी डायरेक्शन में फ्लो होगी
अगर ईएमएफ आपका पॉजिटिव है तो, है ना। इसका ये मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपने ईएमएफ निकाल लिया, सपोज आपने ईएमएफ निकाल लिया, है ना, फ्लक्स से। अब आपका क्योंकि ऊपर वाले से पता चल जाएगा ना हमें ईएमएफ कैसा आएगा, हमें करंट निकालना है। वैसे दूसरा शॉर्ट तरीका भी बता दूंगी, शॉर्ट तरीका भी करंट का बता दूंगी, और बाकी ये वाला तरीका भी थ्योरेटिकल है, याद रखिए। एक प्रैक्टिकल ट्रिक भी बता दूंगी कैसे निकालते हैं करंट। अगर आपका ईएमएफ 0 आ गया तो अब आप लूप में कुछ मत करो, उसका जो एरिया वेक्टर है उधर थंब कर लो, अपना थंब कर लो, और आपकी जो फिंगर जा रही है, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर जाएगी वही करंट की डायरेक्शन होगी। तो इस सिचुएशन में अगर ईएमएफ पॉजिटिव आ रहा है तो आप देखो थंब ऊपर था तो हमारी फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल कर रही है ऐसे कर्ल कर रही है फिंगर, और करंट भी ऐसे फ्लो हो रही है। लेकिन अगर आपका ईएमएफ नेगेटिव आ जाता है तो आपको सबसे पहले तभी भी थंब ऊपर करना है, और थंब ऊपर करोगे तो आपकी फिंगर तभी भी ऐसे आएगी। लेकिन जब ईएमएफ नेगेटिव होता है तो आपकी फिंगर जिस डायरेक्शन में जा रही है करंट आपको उसके ऑपोजिट बनानी है। सो ये पॉइंट थोड़ा सा वापस वीडियो को पॉज करके आप देखना और फिर बना देना। अब ये देखो चार पॉसिबिलिटीज, बड़ा ही अच्छा वो डिपिक्शन है यहाँ पे। देखो ये आपके पास सपोज एक लूप रखा हुआ है ना, इसका एरिया वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमने लगा रखी है, और हमने ऑलरेडी एंगल दिया हुआ है एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में, और वो एंगल कितना है, थीटा। तो इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले फाई फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स तो आपका हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। ओके, अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, मान लेते हैं हम इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो खुद सोच के बताइए dB बाई dt की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो dB बाई dt पॉजिटिव होगा। तो ये फर्स्ट केस जो है ना, ये रिजल्ट नहीं है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया है, बढ़ा रहे हैं, उस वजह से ये सिचुएशन हमने अप्लाई की है। तो dB बाई dt अगर पॉजिटिव है और सिचुएशन कुछ इस तरह से है तो फाई और d फाई बाई dt के हालात क्या होंगे। देखो, क्योंकि आपको दिख रहा है थीटा 90 से कम है, जब थीटा की वैल्यू 90 से कम होती है तो cos थीटा पॉजिटिव होता है। तो cos थीटा पॉजिटिव, एरिया पॉजिटिव, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव, तो फ्लक्स तो पॉजिटिव ही आना है। तो ये देखिए फ्लक्स पॉजिटिव, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट नहीं है, ये तो कंडीशन हमने डाली है, ये कंडीशन हमने डाली है कि dB बाई dt अगर पॉजिटिव होगा तो हमारा फाई भी पॉजिटिव होगा। इस कंडीशन में d फाई बाई dt की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो फाई कितना है, बी ए कॉस थीटा, हम थीटा चेंज नहीं कर रहे हैं, हम ए चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ए कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। d बाई dt सीधा किस पे जाएगा, b पे जाएगा, तो dB बाई dt आ जाएगा। और बिकॉज ये वैल्यू हमने यहाँ पर पॉजिटिव मानी है, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो एरिया पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव, dB बाई dt पॉजिटिव, तो d फाई बाई dt भी पॉजिटिव होगा। इसलिए ये देखिए d फाई बाई dt भी आपका पॉजिटिव हो चुका है। ओके, सेकेंड सिचुएशन में अगर dB बाई dt नेगेटिव है तब भी फ्लक्स तो पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि फ्लक्स के फॉर्मूले में क्या आता है, बी ए कॉस थीटा। अब मैग्नेटिक फील्ड हम लगाई है हमने शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड, तो वो पॉजिटिव ही होगी ना। सो बी आपके पास पॉजिटिव था, ए आपके पास पॉजिटिव था, थीटा बिकॉज 90 से कम है तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव। तो इसलिए जो फ्लक्स है उसका फॉर्मूला तो हमारे पास होता है बी ए कॉस थीटा, तो वो तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इस बार d फाई बाई dt नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि d फाई बाई dt में कौन सा टर्म आ जाएगा, dB बाई dt, और dB बाई dt को इस बार हमने लेस देन 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ हम घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। सो सेकेंड सिचुएशन ये वाली सिचुएशन देखो बड़ी अच्छी है। इसमें हम सपोज करो हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, इसमें हम सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, है ना। अच्छा, इसमें करंट की डायरेक्शन मैंने नहीं समझाई, ये करंट की डायरेक्शन देखिए थोड़ी सी। हाँ, फर्स्ट के करंट ऐसे क्यों आई, क्योंकि आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ से d फाई बाई dt ग्रेटर देन 0 आया। जब d फाई बाई dt ग्रेटर देन 0 होता है तो EMF कैसा होता है, लेस देन 0। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब EMF लेस देन 0 हो तो अपने थंब को एरिया की डायरेक्शन में करो और आपकी फिंगर्स जिधर जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आनी चाहिए। तो अपना थंब ऊपर करो, आपकी फिंगर्स जो है देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रही होगी, इसलिए करंट जो है वो क्लॉकवाइज लिए है। देखो ये करंट जो आपकी फिंगर्स के ऑपोजिट लिया है, क्यों, क्योंकि EMF लेस देन 0
जीरो है। और इस सिचुएशन में आपके पास d∅dt लेस देन जीरो है। d∅dt आपके पास क्या है, लेस देन जीरो है, तो ईएमएफ कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। और जब ईएमएफ ग्रेटर देन जीरो होता है तो बताया था कि अपने अंगूठे को एरिया की डायरेक्शन में रखो, आपकी फिंगर्स जिधर जिधर जाए करंट उधर ही लेनी होती है। तो आपकी फिंगर्स जिधर जा रही है, आप थंब ऊपर रख के आपकी फिंगर्स इधर आ रही होगी, तो करंट भी देखो इसी डायरेक्शन में लिया है, तो ऐसे करंट निकालना है। ठीक है, अब ये मैं सी ऑप्शन समझा रही हूँ, लास्ट वाला डी आपको खुद को समझना है। ये देखिए dB/dt ग्रेटर देन जीरो है, तो फाई बी इस बार क्या है, लेस देन जीरो। फाई बी लेस देन जीरो क्यों आया, क्योंकि जो थीटा है वो आपको दिख रहा है 90 से ज्यादा है। कॉस थीटा की वैल्यू 90 से, थीटा 90 से ज्यादा होते ही कॉस थीटा कैसा आता है, नेगेटिव आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास कॉस थीटा नेगेटिव होता है, तो कॉस थीटा नेगेटिव आते ही ये देखिए यहाँ पे थीटा नेगेटिव आते ही फाई कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो फाई लेस देन जीरो है। और d∅/dt क्या हो जाएगा, वो भी लेस देन जीरो इसलिए है क्योंकि dB/dt तो आपने कैसा रखा है, पॉजिटिव। तो ये देखो इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, एरिया पॉजिटिव, कॉस थीटा नेगेटिव और dB/dt पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी ऐसी आ रही है नेगेटिव। तो d∅/dt आपके पास कैसा है, नेगेटिव, और d∅/dt नेगेटिव है तो ईएमएफ कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और ईएमएफ जब पॉजिटिव होता है तो जिधर आपकी फिंगर्स जाएगी उधर ही करंट होगी, और आप थंब ऊपर रख के कीजिए, आपकी फिंगर्स इधर आ रही है और यही करंट की डायरेक्शन है, देख लीजिए। अब ये डी ऑप्शन आप खुद से करने की कोशिश कीजिए क्योंकि मैंने तीन आपको समझा दिए हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। तो ये सिचुएशन देखो यहाँ पे, ये मैंने ऊपर के जो चारों रिजल्ट है वो इस टेबल में रख रखे हैं। फाई बी की वैल्यू जब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो d∅/dt पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ईएमएफ और करंट की वैल्यू। इन्होंने करंट को माइनस प्लस कैसे लिया है वो देखो यहाँ पे लिया है कि पॉजिटिव करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी जब करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो इस डायरेक्शन को इन्होंने पॉजिटिव लिया है, और जब वो क्लॉकवाइज जा रही है तो करंट को हमने नेगेटिव लिया है। लेकिन करंट की डायरेक्शन बाकी कई बार अलग अलग भी ली जाती है। ओके, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, हाँ, द रेडियस ऑफ अ कॉइल डिक्रीजेज स्टेडीली एट द रेट ऑफ 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड, है ना। एक कॉइल है, उसकी रेडियस डिक्रीज हो रही है, मतलब ऐसा लूप होगा बड़ा सा, उसको चारों तरफ से आप कंप्रेस कर रहे हो तो धीरे धीरे उसकी रेडियस डिक्रीज होती जा रही है, मतलब उसका एरिया घटते जा रहा है। किस रेट से घट रहा है 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। तो सपोज उसकी रेडियस r है, तो हमें क्या दिया है, dr/dt, और dr/dt की वैल्यू हमें कितना दिया है, -10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 10⁻³ बी की वैल्यू हमें दिया है 10⁻³ एक्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब थीटा कितना आएगा, इसका मतलब ये कॉइल है, इसका प्लेन ये रहा जो हमने स्क्रीन के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, यानी बी की डायरेक्शन ये है, और हमें पता है एरिया भी इधर है, तो थीटा तो हमारे पास 0 हो गया। What will be the radius of the coil when the induced EMF is 1 microvolt? Induced EMF आपको दिया है 1 microvolt, तो 10⁻⁻6 वोल्ट। तो अभी देखो B दिया है, EMF दिया है, dr/dt दिया है। हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कि उल्टा अप्रोच करो। EMF का फॉर्मूला हमने देखा है कितना होता है, माइनस का d∅/dt होता है। फाई कितना होता है हमारा, फ्लक्स, BA cos थीटा, cos थीटा तो 1 हो जाएगा, तो B इंटू ए होगा, तो माइनस का d/dt B इंटू ए होगा। मैग्नेटिक फील्ड हमें कांस्टेंट दिया है तो बाहर ले लो और dA/dt आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये देखो इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड होता है BA/dt, और B कांस्टेंट बाहर आ गया, और एरिया कितना होता है πr², पाई भी कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, राइट। अब यहाँ पे आ गया d/dt और r², तो r² का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2r, तो 2r dr/dt हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 2r dr/dt आ जाएगा। तो यहाँ से हमें इंड्यूस्ड EMF है, राइट, हमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द रेडियस, तो जो रेडियस निकालना है उसको एक साइड रखो, बाकी सारे टर्म को दूसरे साइड भेज दो। अब ये EMF का मैग्नीट्यूड हमें दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, dr/dt दिया है, सबकी वैल्यूज पुट करी, हमारे पास आंसर आ गया 5/π सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The ends of a search coil having 20 turns, n की वैल्यू दिया है हमें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया है हमें,
एंड रेजिस्टेंस R दिया है, 2 ohms आर कनेक्टेड टू अ बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 40 ohms। ठीक है, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर दिया है, उसका 40 ohm रेजिस्टेंस है। इफ द प्लेन ऑफ सर्च कॉइल इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉइल का प्लेन जो है, ये कॉइल इस तरह से है, प्लेन जो है कॉइल का वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 एंगल पे है, राइट। वो यानी ये जो प्लेन है, सपोज ये प्लेन की डायरेक्शन है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 एंगल बना रहा है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो तो इसके परपेंडिकुलर होगा, और एरिया कितना एंगल बनाएगा, ध्यान रखना 60 बनाएगा। इसका मतलब हमें जो फ्लक्स में थीटा लेते हैं वो 30 नहीं लेना है, वो कितना लेना है, 60 लेना है। कॉइल इज क्विकली पुल्ड आउट ऑफ अ फील्ड ऑफ रीजन ऑफ जीरो मैग्नेटिक फील्ड, यानी शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड 1.5 लगी हुई थी, सडनली हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर खींच लिया, सो दैट उसकी मैग्नेटिक फील्ड यानी फ्लक्स बिल्कुल जीरो हो चुका है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो चुकी है। हमें चार्ज पास्ड थ्रू द गैल्वेनोमीटर निकालना है। चार्ज पास का मतलब करंट निकाल लो, करंट होता है dq/dt, तो हम फटाफट उसको कर देंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पर हमें एक्चुअली फ्लक्स में चेंज निकालना होता है। फ्लक्स में चेंज का मतलब इनिशियल फ्लक्स देख लो और फाइनल फ्लक्स देख लो। तो सबसे पहले हम इनिशियल फ्लक्स देखते हैं, φ1। फॉर्मूला कितना होता है, एक कॉइल का टर्न होता तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता, B.A होता, लेकिन हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, तो फ्लक्स किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे NBA cos थीटा हो जाएगा, करेक्ट। अब cos थीटा की वैल्यू देखा, मैंने कहा था कि 60 लेना है, तो NBA cos 60 हो जाएगा, 90 में से 30 माइनस किया है, तो हमारे पास आ जाएगा NBA/2। नाउ जब कॉइल को आपने बाहर ही निकाल लिया तो फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा, तो φ2 आपके पास जीरो हो जाएगा, तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस ओनली मैग्नीट्यूड लिया है हमने, तो चेंज कितना हो जाएगा, यहाँ NBA/2 से सडनली कितना हो गया, जीरो का हो गया, तो चेंज कितने का आया, NBA/2 आया, राइट। नाउ चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट इज, ये चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला क्यू कैसे आया, तो देखो करंट आपके पास होता है, करंट आपके पास कितना आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट हमारे पास होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो कॉइल में हमारे पास सपोज ये कॉइल है ना, रेजिस्टेंस में नहीं बना रही हूं, अगर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ई आता है और इसका रेजिस्टेंस आर है, तो इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, E/R होगी, करेक्ट। हम जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, d∅/dt अपॉन R हो जाएगा, और करंट हमारे पास कितना होता है, dq/dt, तो ये हो जाएगा dq/dt इज इक्वल्स टू d∅/R dt। dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, dq की वैल्यू आ रही है, dq मतलब चार्ज फ्लोन आ जाएगा, तो इस dq को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है q से, और d∅ मतलब चेंज इन फ्लक्स जो कि ये रहा, और डिवाइडेड बाय r जो कि ये रहा, ठीक है। तो Q का फॉर्मूला यहां से आ गया है। अब डेल्टा फाई हम निकाल चुके हैं, NBA/2, n की वैल्यू हमें गिवन है, B की वैल्यू हमें गिवन है, एरिया हमें गिवन है, और रेजिस्टेंस 42 इसलिए हो जाएगा क्योंकि 40 ओम तो बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर का है और कॉइल का खुद का कितना है, 2 ओम है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 42 ओम हो जाएगा। सारी वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। शोन इन द फिगर इज अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस स्मॉल r, ये देख सकते हैं आप, एक लूप हमें दिया है और उसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है और उसकी रेडियस स्मॉल r है। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया है B इज इक्वल टू B0e⁻⁻t, है ना, ये -t है एक्सपोनेंशियल के ऊपर, इज एस्टेब्लिश्ड इनसाइड द कॉइल। इफ द की इज क्लोज्ड देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड राइट आफ्टर क्लोजिंग द की। ये राइट आफ्टर का मतलब होता है की को क्लोज करते ही फटाफट उसी टाइम पे, तो की को जस्ट क्लोज करते हैं तो वो हमारा t=0 पे लेंगे हम, क्योंकि ज्यादा टाइम बीता ही नहीं ना, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की है, तो t=0 पे हमने की को क्लोज किया है, तो t=0 पे ही हमें निकालना है कितनी, इलेक्ट्रिकल पावर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है, या तो इंड्यूस ईएमएफ के टर्म में निकालना है तो V²/R कर दो, या फिर आप करंट के फॉर्मूले निकालना चाहते हो तो I²R कर लो, पर शॉर्ट रहेगा हम V²/R से निकाल लें, तो हमें इंड्यूस ईएमएफ ही निकालना है बस, ठीक है। तो वही हमारे पास चलना है। ये देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा, E²/R होता है, E0 इसलिए लिया है क्योंकि t=0 पे लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला जो कि होता है d∅/dt।
ये देखो फाई का फॉर्मूला b इंटू ए, बिकॉज एरिया इज नॉट चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, तो एरिया को बाहर ले लो, dB बाई dt कर लो। एरिया रहेगा पाई आर स्क्वायर और dB बाई dt, तो b नॉट तो यहाँ पर कांस्टेंट है तो उसको रहने दो। e रेस टू पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस e रेस टू पावर माइनस टी, तो वो यहाँ पे आ गया। अब हमें t इक्वल टू 0 पे चाहिए, तो e रेस टू पावर ये रहा, हमें देखो क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ e को हमने रिप्रेजेंट कर दिया e नॉट से, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस का पाई आर स्क्वायर बी नॉट ई रेस टू पावर माइनस 0, ई रेस टू पावर माइनस 0 हो जाता है 1, तो माइनस का पाई आर स्क्वायर बी नॉट आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको इन्होंने मैग्नीट्यूड लिया इसलिए नहीं लगाया है, बट आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये माइनस लगा दो, ये माइनस लगा दो, वैसे भी आगे जाके हमें पावर के लिए ई नोट का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, पावर के लिए हमारे पास आ जाएगा ई नोट स्क्वायर बाय आर, और ये देखिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया, वैल्यू रख दिया, सारी चीजें हमारे पास है, वैल्यू पुट करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए, two concentric coplanar circular loops made of wire, resistance per unit length this, ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का है, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमें दिया है, वो वाला नहीं, रो इज इक्वल टू आर एल अपॉन ए वाला नहीं, लीनियर डेंसिटी रेजिस्टेंस कह सकते हो, यूनिट लेंथ का इतना है, तो हमें टोटल निकालने के लिए लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दो सर्कुलर लूप है, तो एक का डायमीटर 0.2 m है, दूसरे का 2 है। टाइम वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस टाइम वेरिंग दिया हुआ है, विच इज अप्लाइड टू द लार्जर लूप। लार्जर लूप में है, हमें स्मॉलर लूप में करंट निकालना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है कि हमने एक कोप्लेनर का मतलब होता है कि ये बड़ा वाला लूप है और ये छोटा वाला लूप है, इसमें हमने पोटेंशियल लगाया है 4 + 2.5 t, है ना, और इसमें हमने पोटेंशियल लगाया और इसकी वजह से इसमें करंट आएगी, उस करंट की वजह से यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ लाइनें इस नीचे अंदर वाले लूप से गुजरेगी और इसमें फ्लक्स चेंज होगा, और इसमें जब फ्लक्स आएगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इसमें करंट आएगी। समझ में आया, बड़े वाले लूप में पोटेंशियल लगाया जिसकी वजह से बड़े वाले लूप में करंट आएगी, और बड़े वाले लूप की जो करंट होगी उसकी वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आते ही हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल के करंट निकालना है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी हमें लार्जर लूप के सेंटर पे, हमें फॉर्मूला पता है ये। अब हमारा काम क्या है, आई और आर निकालना, तो हमें रेजिस्टेंस यूनिट लेंथ का दिया है, राइट, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट आई होता है हमारा V/R, रेजिस्टेंस किसका लेंगे हम, बड़ी वाली कॉइल का, क्योंकि ये करंट कौन सी है, बड़ी वाली कॉइल में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो ये दिया है, और उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास बड़े वाले, हमें ये कहा है कि यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस अगर रो है तो ये पूरी लेंथ कितनी हुई, ये पूरी हुई 2πr। कैपिटल आर जो है वो हमने यहाँ पर, ये इन्होंने गलत ले लिया है, ये आर हमारे पास क्या है, रेडियस, हाँ ठीक है, ये आर हमारे पास रेडियस है, रेडियस ऑफ लार्जर कॉइल, रेडियस ऑफ लार्जर कॉइल, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2πr, और हमें रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमने यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस रो लिया है, तो टोटल लेंथ कितनी है 2πr, तो पूरी का रेजिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा ना इस तरह से लूप है, इसी में बैटरी V लगाई है, इसी का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, तभी तो इसकी करंट आएगी V/R, तो ये R हमें पूरी लूप का लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें I मिल गया, राइट, तो B मिल जाएगा हमें, ये देखो B इज इक्वल टू कितना है, μ0/2R, और ये करंट हो गई हमारी। नाउ जो छोटे वाला लूप है उसकी लेस देन बहुत 0 है, सो मैग्नेटिक फील्ड जो है कम से कम उसके पूरे एरिया में हम कांस्टेंट मान सकते हैं, तो हमें फ्लक्स निकाल लेते हैं। फ्लक्स में हमें फॉर्मूला होता है B इंटू एरिया। अब एरिया किसका लेंगे, इस वाले का लेंगे, छोटे वाले लूप का एरिया लेना पड़ेगा, तो πr² आ गया। मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर वाले की जो हमने यहाँ पे निकाला है, और एरिया छोटे वाले लूप का लेंगे, तो ये हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। फ्लक्स आते ही हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है जो कि dφ/dt होता है। अब चेंज आपके पास क्या हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इस पूरे टर्म में सिर्फ 4 का तो 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 2.5 मल्टीप्लाई बाय t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2.5, t का कितना हो जाएगा 1। तो आपके पास ये देखो एक्चुअल में μ0/2R और ये πr² और ये 2πr सब कांस्टेंट है, तो सारे कांस्टेंट को एक साइड लिखो, अंदर लिखो 4 +
2.5 टाइम्स t, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और इसका केवल 2.5 है, इसलिए 2.5 से मल्टीप्लाई किया है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ आते ही हमारे पास कितना हो जाएगा, करंट निकालना है। अब हमने यहाँ पर करंट निकाली है, करेक्ट। सो ये करंट निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें उस जो ये रेजिस्टेंस जो है वो किसका लेना पड़ेगा, छोटे वाले लूप का लेना पड़ेगा, ध्यान रखना छोटे वाले लूप का लेना पड़ेगा। तो छोटे वाले लूप की टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई स्मॉल आर। बड़े वाले लूप की कितनी ली थी, 2 पाई कैपिटल आर। छोटे वाले की क्या लेनी पड़ेगी, 2, और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रो पाई से। तो ये देखो ये रेजिस्टेंस निकाला है और ये वाला पार्ट जो है वो पूरा है इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये है आर, ठीक है। ये रेजिस्टेंस वैल्यूज पुट करी सारी जो हमें गिवन है और हमारे पास करंट आ गई। सो यहाँ पर हमने ये चीज पहले भी हमने, और ये सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इतना डिफिकल्ट हालांकि सीयूईटी में आएगा नहीं, मतलब जो हमने पढ़ा है इसमें से इतनी सारी चीजें हमने निकाली है, किसी भी स्टेप पर रुक सकते हो। मतलब आपको पूछा जा सकता है कि लार्जर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी या ईएमएफ कितना होगा ये। अब देखो एरिया चेंज करके एक हमारे पास टर्म होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ कॉइल। इस तरह के क्वेश्चन फैराडे लॉ से अंदर काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। इस टाइम पे हमें क्या दिया हुआ है, एक यू शेप्ड का फ्रेम ऑफ वायर लिया है। यू शेप का मतलब इसलिए क्योंकि इस तरह से वायर गया, ये रेजिस्टेंस और इस तरह से, तो ये हॉरिजॉन्टल यू बन गया ना, तो ये यू शेप का वायर हो गया हमारे पास। पी क्यू आर एस है ना, ये देखो आपके पास हो जाएगा पी क्यू आर और एस is placed in uniform magnetic field which is perpendicular to the plane and vertically inward। स्क्रीन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई है। वायर Mn of length L is placed on this frame। ये जो M और N है ये वाला वायर ऊपर से इसके ऊपर रख दिया गया है और ये उस पर स्लाइड कर सकता है, आगे पीछे स्लाइड कर सकता है। तो किसी टाइम पे देखो स्लाइड करते करते राइट साइड में शिफ्ट हो गया और नई पोजीशन पे आ गया M प्राइम N प्राइम पे। तो दिस मूव्स विद स्पीड v इन द डायरेक्शन शोन आफ्टर टाइम dt द वायर रीचेस टू द पोजीशन M प्राइम N प्राइम एंड द डिस्टेंस कवर्ड इज dx। यानी यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस आपको कितनी दी है, dx दी है। तो इस वजह से हमने एरिया चेंज कर दिया। कौन से लूप का किया, पहले वायर यहाँ था तो ये एरिया था, अब वायर यहाँ पे आ गया है तो एरिया इंक्रीज हो गया ना, एरिया चेंज हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया चेंज हुआ है, मतलब इतना एरिया इंक्रीज हुआ है। तो चेंज इन एरिया कितना आया, तो चेंज इन एरिया कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस तो dx है और वर्टिकल डिस्टेंस अभी भी हमने कितना लिया है l, तो चेंज कितना हुआ L dx का हुआ। और इसकी वजह से आपके पास फ्लक्स में चेंज आएगा। तो फ्लक्स में चेंज कितना होता है, b इंटू एरिया में चेंज, क्योंकि b तो कांस्टेंट रहेगा। सो b इंटू एल डी एक्स आ जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास कितना होता है, डी फाई बाई डी टी। तो b कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, तो dx के नीचे आ जाएगा dt, और dx बाई dt क्या होगा, v होगा। क्यों, क्योंकि जो रोड थी वो इस डायरेक्शन में v स्पीड से जा रही थी और इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कौन सी है, x है। तो dx बाई dt कितना हो जाएगा, हमारे पास v हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है dx बाई dt। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए कॉइल का रेजिस्टेंस अगर R है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज R, तो हमारे पास करंट कितनी आ जाएगी, E बाई आर। E हमारे पास कितना हो जाता है, BVL अपॉन R। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट में बता देती, बट यहाँ पर मुझे नोट ज्यादा लिखने नहीं पड़ रहे हैं तो हमें टाइम नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ पर इसका डेरिवेशन भी देख चुके हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसका मतलब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। अब जब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी तो हमें ये देखना है कि करंट जो है उसकी डायरेक्शन कैसे आएगी। तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए, एक मैंने ईएमएफ वाला बता दिया, ईएमएफ पॉजिटिव होता है तो आपके थंब की आपके फिंगर्स की डायरेक्शन में ही करंट आएगी, और अगर ईएमएफ नेगेटिव होता है तो आपकी फिंगर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब करंट फ्लो होने लग जाती है तो ये आपके पास देखो, दूसरा तरीका है, मैंने आपसे बताया था एक ट्रिक बताऊंगी। तो ये आपके पास इनिशियल पोजीशन थी आपके वायर की और ये फाइनल पोजीशन है, तो एरिया इंक्रीज हुआ है ना। एरिया ज्यादा बढ़ने की वजह से आपने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को लूप के अंदर ले लिया, यानी कि आपका फ्लक्स इंक्रीज हुआ। फ्लक्स आपका क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ। अब फ्लक्स अगर आपका इंक्रीज हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एरिया बढ़ा है तो जाहिर सी बात है फ्लक्स इंक्रीज हुआ है, और आपका डी फाई बाई डी टी इस डायरेक्शन में कैसा आ रहा है। हाँ, ये तरीका जो मैंने ऊपर बताया था आप उस वाले मेथड से बता देती हूँ, फिर दोनों तरफ से बता देती हूँ। तो डी फाई बाई डी टी हमारा कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ।
d∅dt हमारा अगर पॉजिटिव होगा तो EMF जो होगा हमारा वो कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। दूसरी चीज यहाँ पर देखो, हाँ मतलब ये चीज तो हमें पता ही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बिकॉज आपने देखो एरिया बढ़ गया है तो फ्लक्स आपका बढ़ रहा है, फ्लक्स आपका इंक्रीज हो रहा है, तो करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो होगी कि वो इस फ्लक्स को घटाए, क्योंकि इसको तो अपोज करना है। इसको पता है कि मेरा एरिया बढ़ते जा रहा है तो फ्लक्स बढ़ते जा रहा है, मुझे फ्लक्स को घटाना है। तो ये जो ओरिजिनली लगी हुई मैग्नेटिक फील्ड है ये उसकी स्ट्रेंथ को कम करने की कोशिश करेगी। अब देखो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड द प्लेन है और हमें उसको कम करना है। उसको कम करने के लिए करंट ऐसे फ्लो करवानी है सो दैट मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन हो। अब आपको पता है कोई भी लूप देखिए, ये लूप मैंने ले लिया, मैं अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो करवा दूं, खुद देखिए अगर मैं करंट ऐसे फ्लो करवाऊं तो अपनी फिंगर्स को करंट में लो, थंब बाहर की तरफ आ रहा है तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी। और अगर मैं करंट को ऐसे फ्लो करवा दूं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ चली जाएगी। अपना थंब अंदर करो, देखो। सो हमें क्या करना है, फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ चाहिए क्योंकि हमें फ्लक्स को घटाना है, क्योंकि ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड अंदर लगी हुई है और हमारा एरिया बढ़ते जा रहा है तो अंदर की तरफ वाली लाइनें बढ़ती जा रही है, तो हमें बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी है। तो हमारी करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट ऐसे जाएगी, ये देखो करंट हमारी ऐसे आएगी, ये करंट फ्लो होगी। तो सिर्फ MN वायर को देखो, MN वायर के अंदर करंट की वैल्यू किधर जा रही है, MN वायर में करंट जा रही है ऊपर की तरफ, ये आपकी जा रही है I की डायरेक्शन। मैंने आपसे बोला था कि जिधर I होता है उधर ही हम हमेशा DL डायरेक्शन लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है I DL क्रॉस B। मैग्नेटिक फील्ड किधर लगी हुई है, इनसाइड द प्लेन, स्क्रीन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। डीएल वेक्टर किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। अब देखना अपनी दाएं हाथ की फिंगर्स को ऊपर कर लीजिए ऐसे, ठीक है। और ये आपका करंट की डायरेक्शन है किसमें, MN वायर के अंदर, MN वायर में ऊपर की तरफ बिल्कुल करंट की डायरेक्शन में अपनी चारों उंगलियां कर लीजिए, फिंगर कर लीजिए। अब स्क्रीन के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो इन लाइनों को स्क्रीन के अंदर डालो, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, डीएल को बी के साइड में मोड़ना चाह रहे हैं ताकि हमें फोर्स की डायरेक्शन मिल जाए। तो जब आप अपनी फिंगर्स को स्क्रीन के अंदर वाले डायरेक्शन की तरफ मोड़ोगे तो आपका अंगूठा जो है वो किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड में। ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये देखिए FM बनाया हुआ है यहाँ पे लेफ्ट साइड में। तो जब जैसे ही इस वायर पे करंट फ्लो होना लग जाती है, इस पे एक फोर्स लगने लग जाता है और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, IL भी होगा। आई आप यहाँ पे निकाल चुके हो, तो ये मैग्नेटिक फोर्स उस पे लगेगा। तो अगर हमें ये वायर पीछे नहीं घसीटना है तो हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स लग रहा है इसी को बैलेंस करने जितना फोर्स हमें एक्सटर्नल इधर राइट हैंड साइड में लगाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला फोर्स अगर इसको खींच रहा है FM और हम चाहते हैं कि वायर जो है वो कांस्टेंट स्पीड से आगे चलता रहे, तो हमें नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 होता है तो एक्सेलरेशन 0 होता है और वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो हमारे पास अप्लाइड फोर्स हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना रखना पड़ेगा, इसके जितना रखना पड़ेगा। तो ये देखिए, सो टू मूव द कंडक्टर विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हैज टू बी अप्लाइड इन द कंडक्टर, तो हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर अप्लाइड फोर्स भी हमने, ये अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स हमने इतना लगाया है, अब एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है, बाहर से हम इतना फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। अप्लाइड फोर्स, क्योंकि हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, dW/dt होता है, रेट ऑफ वर्क डन होता है ना, रेट ऑफ वर्क डन होता है। और dW क्या होता है, F.dr, ये F.dr हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है, dt, और dr/dt क्या होता है, वेलोसिटी, तो F इंटू वी। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, पावर अप्लाइड का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब फोर्स आपने निकाल लिया, ये इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पावर अप्लाइड भी एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। अच्छा, पावर आते ही हमारे पास क्या हो जाता है, द रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द सर्किट। सर्किट में एनर्जी डिसिपेट किस रेट से हो रही है, तो सर्किट में हमें पता है कि कोई भी रेजिस्टेंस R होता है, जब उसमें I करंट फ्लो होती है तो एनर्जी डिसिपेटेड क्या होती है, उसमें एक तरह से पावर ही होती है, और वो कितनी होती है, I²R। हीट डिसिपेशन पढ़ा होगा, उसमें हमने हीट डिसिपेटेड पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, आई थिंक पढ़ा है। तो ये पावर डिसिपेटेड, ये अप्लाइड है, ध्यान रखना, हालांकि सेम ही आएगा दोनों।
और ये पावर डिसिपेटेड ये भी सेम ही आएगा, I स्क्वायर R है, I हमने ऊपर निकाल रखा है, BVL अपॉन R आया था, तो फॉर्मूले में देखो इसका मतलब जिस रेट से हम पावर लगाए जा रहे हैं उसी रेट से पावर सर्किट में डिसिपेट होता जा रहा है, और यही एनर्जी कंजर्वेशन है। So this is just equal to the rate at which work is done by the applied force. Okay? Now ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। एक देखो, we can replace the moving rod by a battery of EMF BVL with the positive terminal at A and negative terminal at B. The resistance R of the rod AB may be treated as the internal resistance of battery. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सिचुएशन हमने अभी देखी थी। जो रोड है हमने देखा था कि करंट की डायरेक्शन उसमें कैसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी ऊपर की तरफ, और हम जानते हैं करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। तो करंट ऊपर की तरफ तभी फ्लो हो सकती है जब हम इस रोड को रिप्लेस करें। करंट निकली है, इसका मतलब यहाँ पर बैटरी का, यहाँ पर हमारे पास सोर्स ऑफ ईएमएफ है, क्योंकि बाकी जगह पे कहीं पे नहीं है। मूविंग पार्ट सिर्फ कितना है, ये रोड था AB। तो अगर मैं बैटरी को ऐसे ड्रॉ कर दूं तो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो गई, करंट निकल गई ना। तो करंट बिकॉज ऊपर की तरफ तभी आएगी जब आप बैटरी इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो हमें अगर इस तरह से, और अगर यही एरिया डिक्रीज हो रहा होता, ध्यान रखना यही एरिया, अगर ये रोड को हम राइट हैंड साइड में मूव ना करवा के अंदर की तरफ ले रहे होते तो एरिया डिक्रीज होता, तब करंट की डायरेक्शन इन्वर्ट हो जाती, और ये जो बैटरी हमने बनाई है इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर नहीं होता, नीचे आता है ना। तो ये देखो हमने इसको रिप्लेस कर दिया है, और अगर इस रोड का खुद का कुछ रेजिस्टेंस है तो वो इसके सीरीज में बना दो। तो ये जो है एक रोड है उसको रिप्लेस हमने कर दिया एक बैटरी से, और उसकी वजह से करंट आई फ्लो हो रही है, और ये हमारा सर्किट बन जाता है। और करंट चाहिए हमें सर्किट में, तो ये ईएमएफ, ये सर्किट का रेजिस्टेंस एक्सटर्नल जो हमें दिया है R, और ये स्मॉल r हमारी रोड का रेजिस्टेंस, तो ये करंट हमें फ्लो हो सकती है। अब देखो, हाँ ये क्वेश्चन देखो, with PQ with negligible resistance slide on the 3 rails with 5 centimeter per second। क्या बात है, ये क्या कहना चाह रहा है, वायर PQ, अच्छा विद नहीं है वायर है। ये देखो P इधर दे रखा होगा, Q इधर दे रखा होगा, है ना। ये जो PQ वायर है, हाँ ये PQ वायर आपको दे रखा होगा, ये तीन लाइन है, मतलब ऐसे 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 3 लाइन है, और ये PQ है, ये इस पे आगे पीछे स्लाइड हो सकता है, और किस स्पीड से स्लाइड होता है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। कैलकुलेट करंट इन द 10 ओम रेजिस्टेंस, इस 10 ओम में निकालना है। व्हेन द स्विच इज कनेक्टेड टू पोजीशन 1 या फिर पोजीशन 2, ये पोजीशन 1 है, तो सबसे पहले 1 पे करते हैं। जब 1 पे करेंगे तो इस नीचे वाली रेल से हमारा सर्किट कौन सा होगा, जब 1 से कनेक्ट करेंगे तो मैं Q पॉइंट बना देती हूँ, ये Q पॉइंट है। यहां से गए, ये 10 ओम का सर्किट, इधर आए, ये स्विच S है, और आपका देखो ये लाइन S 1 पे जा रहा है, और सीधा यहाँ पे ये पॉइंट मैं मान लेती हूँ A है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम होगा, देखो ये सिर्फ इतना ही होगा, ध्यान रखना सिर्फ ये हमारा सर्किट होगा। और हमें इस वक्त करंट पूछी जा रही है इस 10 ओम में, ये हमारा R है। तो हमने अभी इंड्यूस करंट का फॉर्मूला देखा था, कितना आ रहा था, BVL अपॉन आ रहा था। L क्या होती थी, जो स्लाइडर होता था उसकी लेंथ होती थी, लेकिन जब हमारा स्विच 1 से कनेक्टेड है तो हमारा स्लाइडर सिर्फ इतना ही हुआ, और ये डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं 2 सेंटीमीटर है। तो L की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 2 सेंटीमीटर लेनी है पोजीशन 1 के लिए। तो ये L की वैल्यू देखो 2 सेंटीमीटर। वेलोसिटी तो हमें 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और मैग्नेटिक फील्ड हमें 1 टेस्ला यहाँ पे दे रखा है, और R 10 ओम है। बाकी हमारे पास करंट आ गई। पोजीशन 2 में क्या करेंगे, पोजीशन 2 के अंदर आप देखो इस स्विच को हटा के जैसे ही आप इस पे जोड़ देते हो तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये बनेगा सर्किट, ये मैं रेड कलर से बना रही हूँ, ये इधर आया, इधर आया और इधर आया, और ये स्लाइडर हमारे पास, स्लाइडर की लेंथ डबल हो गई, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो लेंथ को हमने क्या कर दिया, बस डबल कर दिया। तो ये 4 सेंटीमीटर है, बाकी कोई चीज चेंजेस नहीं होगी, और हमारा करंट इस तरह से आ जाएगा। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। 2 पैरेलल रेल्स with negligible resistance are 10 centimeter apart.
कौन सी रेल की बात कर रहा है? ये एक रेल है, ये दूसरी रेल है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दे आर कनेक्टेड टू अ 5 ओम रजिस्टर। इनको 5 ओम रजिस्टर यानी दोनों को कनेक्ट किया है, यानी ये पहले वाली रेल और ये दूसरे वाली रेल, इनको जोड़ दिया गया है 5 ओम के रजिस्टर से। The circuit also contains 2 metal rods having resistance of 10 ohm and 15 ohm along the rails. Rails के along दो रोड कौन कौन सी ली है डायग्राम में देखिए, एक तो AB है, AB को 10 ओम का लिया है और EF को 15 ओम का लिया है। रोड्स आर पुल्ड अवे फ्रॉम द रजिस्टर। 5 ओम का जो रजिस्टर बीच में लगाया है उसके दोनों साइड में जो रोड है उनको रेजिस्टेंस से दूर ले जाया जा रहा है। दूर तभी जा सकती है जब AB वाली रोड को आप लेफ्ट में ले जाएं और EF वाली रोड को आप राइट में ले जाएं। स्पीड इनकी हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.01 टेस्ला इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रेल्स। इनसाइड द प्लेन हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है, हमें इस 5 ओम रजिस्टर में करंट निकालना है। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आपको यहाँ पे दो रेल्स दिया हुआ है और दोनों मूव कर रही है। अगर दोनों मूव करेगी तो जाहिर सी बात है हमें 2 बैटरीज लगानी पड़ेगी। तो वह हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इस कंडीशन में हमारे पास देखो, हाँ ये इसमें थोड़ा सा आपको मैं खुद ही वो पहले आप एक को लेके चलो, एक ही डायरेक्शन में आपको करंट मिलनी चाहिए, फिर हमें दूसरे का पता चलेगा। सिर्फ राइट वाली को लो, EF को लो। EF का हम अभी पढ़ चुके हैं, EF का हम अभी पढ़ चुके हैं कि ये 5 ओम रेजिस्टेंस है, इधर हमारी रेल है और वो इस डायरेक्शन में V स्पीड से जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होगी। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी, इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी, सो दैट ये क्या होने लग जाए, डिक्रीज होने लग जाए। तो ये डायरेक्शन तभी पॉसिबल है जब इसमें करंट ऐसे फ्लो हो। करंट इसमें ऐसे फ्लो होगी तो होगा क्या कि करंट की डायरेक्शन अपनी फिंगर कर्ल्स करो, थंब आपका बाहर आ रहा है और थंब आपका बाहर आएगा, यानी कि इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, सो दैट वो अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को घटा देगी। और यही ये करना चाहती है, क्योंकि आप रेल्स को बाहर खींच रहे हो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड को घटा देगी। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने का मतलब है कि जो EF वाली रोड है इसको हम रिप्लेस करेंगे ऐसी बैटरी से, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि करंट आपको ऊपर ले जाना है। ये तो हुई लेफ्ट हैंड साइड वाली। राइट हैंड साइड वाली में क्या सिचुएशन है, राइट हैंड साइड वाली में भी आपके पास क्या हो रहा है, 5 ओम इस तरह से है और ये आपके पास AB रोड लगी हुई है। अब क्योंकि हम इसे लेफ्ट में ले जा रहे हैं, है ना, इसको इधर सपोज करो V वेलोसिटी से आप ले जा रहे हो, तो आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो करवाओ सो दैट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ जाए। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ कैसे आएगी, अब मुझे जल्दी से बताओ। इस लूप में अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड मुझे बाहर की तरफ चाहिए तो इसमें जो करंट है वो कैसे फ्लो होनी चाहिए, इसमें करंट फ्लो होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, इसमें करंट ऐसे फ्लो होनी चाहिए, क्योंकि अब अपने दाएं हाथ से आप करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को मोड़िए, आपका अंगूठा बाहर आना चाहिए, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर लानी है, क्योंकि हमें अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड को घटाना है। जब ये बाहर की तरफ आ रही है तो सिर्फ इस वाली लाइन पे फोकस करो। बैटरी आपको यहां लगानी है, बैटरी आप यहां लगाओगे और करंट नीचे से निकलनी चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब आपकी बैटरी ऐसे हो, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि करंट आपको नीचे से निकालनी है। ध्यान रखना, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है। तो इसका मतलब आपका सर्किट कुछ ऐसा बन चुका है जिसमें एक बैटरी तो ऐसे लगी हुई है, फिर आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है और फिर आपकी दूसरी बैटरी कैसे लगी हुई है, ऐसे लगी हुई है। ये देखो, ये सिचुएशन हमारी बन चुकी है। ये EF वाली बैटरी हो गई आपकी और ये AB वाली बैटरी हो गई। इसकी पोलरिटी नेगेटिव पॉजिटिव और इसकी पोलरिटी पॉजिटिव नेगेटिव, और इनका जो EMF होगा वो हमें पता है कितना होता है, BV इंटू L। L आपके पास दोनों ही स्थितियों में कितना लेना है, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों रेल्स के बीच का गैप हमें कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। स्पीड जब आप लेफ्ट हैंड साइड वाली का EMF निकालोगे तो स्पीड 2 लेना है और मैग्नेटिक फील्ड हमें क्वेश्चन में दिया है, लेकिन जब लेफ्ट हैंड साइड का लोगे तो V की वैल्यू 4 लेना है। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं नहीं कर रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। E1 क्या होगा आपका, ये कौन सा लिया है इन्होंने, द रोड AB,
लेफ्ट हैंड साइड वाली रोड का लिया है ना, AB का लिया है, तो BVLB हमें क्वेश्चन में दिया है, वेलोसिटी 4 हो जाएगी और लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर को 0.1 लिया है, ये आ चुका है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 10 ओम हमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है हमें। ठीक है, सिमिलरली E2 के लिए क्या है, BVL और उसका रेजिस्टेंस हमें 15 दिया है। अब देखो हमें क्या पूछा जा रहा है, इन दोनों की वजह से हमें करंट पूछी जा रही है 5 ओम वाले रेजिस्टेंस में। देखो बिकॉज ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, सेम पोटेंशियल पे है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी सेम पोटेंशियल पे है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये तीनों ब्रांचेस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ये तीनों क्या हो जाएगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा E1 और E2 ये जो बैटरीज है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का, इसका और इसका इक्विवेलेंट EMF निकालेंगे और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, सो दैट इन दोनों के इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो हम निकाल लेंगे। तो मैंने आपको, मुझे थोड़ा सा बता देने दो कि इस तरह से सपोज I करंट जा रही है, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए आपके पास R है, यहाँ पर दो ब्रांचेस हैं, एक बैटरी आपके पास इस तरह से है, दूसरी बैटरी आपके पास, सॉरी ये करंट मुझे इस तरह ये लंबा लेना चाहिए था, ये भी लंबा लेना चाहिए था, मैंने दोनों की पोलैरिटी सेम है, नेगेटिव पॉजिटिव, मान लीजिए नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये मेरा मान लीजिए E1 R1 E2 R2, मतलब इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस लिए हैं और इन दोनों के ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इस सिचुएशन में E इक्विवेलेंट कितना होता है, E इक्विवेलेंट कितना होता है, ये मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि इस सिचुएशन में ये जो करंट है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट A और ये वाला पॉइंट B, अगर A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट EMF जो है, मान लीजिए वो EEQ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका जो इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो अगर R इक्विवेलेंट है, तो इस सर्किट में जो करंट है वो करंट कितनी होगी, वो करंट होगी E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R। अब हमारी स्थिति में क्या हो रहा है, ये जो R है वो तो हमें दिया है 5 ओम, ये तो मैं 5 ओम ले रही हूं, और ये जो बचे हुए दोनों हैं इनको हमने यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। सो E इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R इक्विवेलेंट कैसे आएगा, R इक्विवेलेंट तो सिंपल सी बात है, दोनों पैरेलल में है, तो आपके पास R इक्विवेलेंट जो है वो तो 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा, ये तो हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा। और E इक्विवेलेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे E इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखो दूसरा तरीका हमारे पास यहाँ पर, हालांकि मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको बता रखा है ये, तो देखिए यहाँ पे एक बार है ना, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर बना के बता देती हूँ आपको E इक्विवेलेंट निकालना। तो हमारे पास इसमें करंट I है, मैं एरो वैसे मैंने इधर पॉजिटिव ले लिया, तो चलो I इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सपोज इस ब्रांच में करंट आपके पास आ रही है I1 और इस ब्रांच में करंट आपके पास आ रही है I2, तो जाहिर सी बात है, आई होप ये आपको दिख रहा होगा कि ये है I1 प्लस I2, और यहाँ पर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका B है, तो इन दोनों के बीच में, A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट EMF होगा, सबसे पहले टोटल करंट कितनी जा रही है I, और सपोज इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आपके पास, R इक्विवेलेंट है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, R इक्विवेलेंट। तो इसको अगर रिप्लेस करें, हम इसको रिप्लेस करें एक बैटरी से और एक रेजिस्टेंस से, तो वो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, R इक्विवेलेंट होना चाहिए, और बैटरी कितनी होनी चाहिए आपके पास, E इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर देखो आपके पास टोटल करंट कितनी जा रही है, I करंट जा रही है, टोटल करंट कितनी जा रही है, I, तो जो E इक्विवेलेंट होगा वो कितना होना चाहिए, टोटल पूरे सर्किट में करंट कितनी जा रही है I, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। ये देखो आपके पास ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कितना है, ये I1 प्लस I2 इंटू R इक्विवेलेंट, ये E इक्विवेलेंट निकाला है मैंने, है ना, E इक्विवेलेंट दोनों पॉइंट्स के बीच में। I1 कितना आपके पास, I1 हो जाएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, मल्टीप्लाई किससे करना है, R इक्विवेलेंट से। वेरी इंपॉर्टेंट कि इस सिचुएशन में मैंने दोनों की पोलैरिटी पॉजिटिव पॉजिटिव रखी है, जबकि हमारे सिचुएशन में क्या हो रही है, देखो हमारे पास एक की पोलैरिटी यहाँ पे
E1 पे मेरे देखो E1 में ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, जबकि E2 में क्या है ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। तो दोनों के अंदर हमारे पास पोलैरिटी क्या है अपोजिट है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे E1 बाय R1 को अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो E2 बाय R2 को हमें क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव लेना पड़ेगा। और R इक्विवेलेंट क्या है आपके पास 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। अब देखो इसका एलसीएम E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 R2, और ये आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये देखो R1 R2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ आ चुका है E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ आ चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब यहां से आप डायरेक्टली फॉर्मूला देख लीजिए, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये ई इक्विवेलेंट आ चुका है हमारे पास, और आर इक्विवेलेंट हमें पता है, और मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था कि करंट कितनी जाएगी 5 ओम के अंदर। ये देखो बैटरी का रिप्लेसमेंट हो चुका है इस तरह से, ये सारे वैल्यूज यहाँ पर पुट किया है और हमें यहाँ पर करंट की वैल्यू मिल चुकी है। ओके, सो ये हमारे पास था, और हम मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंज फोर्स जो है वो हम करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।